नमस्कार। गीता आईएएस में आप लोग का स्वागत है। समय बर्बाद न करते हुए सीधे टॉपिक पे। आज क्लास 44वीं है, 44। इससे पहले की क्लासेस हो गई। आज पूरा का पूरा एक नया टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। सिलेबस दिखा देता हूँ। ये सिलेबस है और सिलेबस में ये वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट एंड देयर यूटिलिटीज़ एंड एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। ये टॉपिक पढ़ना है। हमारा एटीट्यूड वाला टॉपिक हो चुका है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस हो चुका है। हम ये इमोशनल इंटेलिजेंस जा रहे हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को कहते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता हिंदी में। लेकिन उससे पहले हमको ये समझना है कि बुद्धिमत्ता क्या होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस में पहले तो यही समझना है कि बुद्धिमत्ता क्या होती है, क्या है बुद्धिमत्ता। ठीक है, समझते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि सोचने, समझने और समस्या को हल करने की ताकत। बस इतना याद रखना है, यही 3 वर्ड याद रखना है कि सोच लेने की, सोचने की, आपकी समझने की क्षमता, आपकी समस्या हल करने की क्षमता, वो क्षमता जो है, वो कैपेसिटी जो है, वही है इंटेलिजेंस, वही है बुद्धिमत्ता। जैसे कि आप कोई पहेली यानी पजल है ना, पजल हल करते हो या नया तरीका सोचते हो तो वो आपकी बुद्धिमत्ता है। ठीक है, कोई पजल है उसको सॉल्व कर दिया, आप सोच रहे हैं, ठीक है, कोई नया तरीका सोच रहे हैं, इनोवेटिव चीज़ें सोच रहे हैं, तो क्या वो इंटेलिजेंस है, वो आपकी बुद्धिमत्ता है। तो एक लाइन में आपको बस यही याद रखना है कि आपकी सोचने की कैपेसिटी, आपकी समझने की कैपेसिटी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, वही होती है बुद्धिमत्ता। एक लाइन में और एक शॉर्ट में बोले तो आप क्षमता, एक क्षमता को बुद्धिमत्ता कहते हैं। तो कैसी क्षमता? सोचने, समझने, समस्या हल करने की क्षमता। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए जब आप स्कूल में मैथ्स की कोई मुश्किल जो कठिन समस्या है समझकर हल कर लेते हो तो आपकी बुद्धिमत्ता काम कर रही होती है उस वक्त। क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथ सॉल्व कर रहे हैं आप। ठीक है, अब सवाल ये है कि बुद्धिमत्ता कैसे बनी। ठीक है, बुद्धिमत्ता बनी कैसे, इंटेलिजेंस कैसे बनी, कैसे इंटेलिजेंस इवॉल्व हुआ है। ठीक है, इस पे बात करते हैं। ठीक है, पहला, जब होमो हैबिलिस, अब मैं ये जैसे होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस बोल रहा हूँ ना, तो मैं जब ये होमो हैबिलिस बोल रहे हैं तो होमो सेपियंस जो आज हम हैं, होमो सेपियंस, उससे पहले की पिछले की पीढ़ी कैसे कैसे एक मानव पीढ़ी बड़ी होती चली आई है। होमो हैबिलिस था, फिर होमो इरेक्टस हुए हम, फिर होमो सेपियंस हुए। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ना, आदि मानव से मानव तक का सफर कैसे हुआ है और उस बीच में इंटेलिजेंस कैसे डेवलप हुआ है, उसी के बारे में बात किया रहा है। जब होमो हैबिलिस बोला तो मतलब इंसान प्रजाति की ही पुरानी एकदम प्रजाति, जब एकदम शुरुआती दौर में थी, तो इस समय क्या था, पुराना इंसान, इसको बोलते हैं होमो हैबिलिस। ये पहला कदम था, इंटेलिजेंस यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो बहुत पहले इंसान ने पत्थर के छोटे छोटे औजार बनाए, छोटे छोटे, आपने पढ़े होंगे इतिहास में, छोटे छोटे औजार बनाए हुए थे उसे कूदने के लिए, जानवरों को मारने के लिए। ठीक है, तो वो होमो हैबिलिस थे। तो छोटे छोटे औजार बनाए ताकि जानवरों को काट सके, लकड़ी तोड़ सके, इसके लिए। तो क्या था, ये कुल्हाड़ी बनाना, ये औजार बनाना क्या था, इंटेलिजेंस ही दिख रही है उसमें। ठीक है, फिर दूसरे कैसे इवॉल्व हुआ इंटेलिजेंस, फिर दूसरे स्टेज पे इस समय आते हैं होमो इरेक्टस। ठीक है, होमो हैबिलिस से ज़्यादा एडवांस मानव होमो इरेक्टस। ठीक है, वो आग जलाना जानते थे, नए औजार बनाना जानते थे अच्छे से। ठीक है, तो जैसे उन्होंने आग जलाना तो सीख लिया, तो उससे ठंड से बच सकते थे। ठीक है, खाना पकाना सीखा उन्होंने और उससे बेहतर और हथियार बनाना सीख लिया। ठीक है, ये इंटेलिजेंस धीरे धीरे बढ़ रही है अब। ठीक है, तीसरा कदम क्या होता है, अब आते हैं होमो सेपियंस यानी हम लोग, जिसमें क्या होता है, हम तो हथियार बनाना भी जानते हैं, हम जो है भाषा जानते हैं, हमारे अंदर हमारी जो समझदारी है वो होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस से ज़्यादा है। ठीक है, अधिक है, ज़्यादा एडवांस ह्यूमन है हम लोग। तो ये इंटेलिजेंस ऐसे ऐसे करके डेवलप होती चली गई है। ठीक है, हम इंसान जो एक दूसरे से बात करता है, एक दूसरे से मिलजुल कर काम करना जानते हैं, बहुत सारे एआई नए टेक्नोलॉजी तकनीक बना रहे हैं हम। तो क्या है, ये पहले वाले जो ह्यूमन थे उनसे बेहतर तरीके से इवॉल्व होके होमोसेपियंस बने।
इसका मतलब ये कह सकते हैं कि होमो हैबिलस और होमो इरेक्टस का होमो हैबिलस सॉरी होमो सेपियंस जो है होमो इरेक्टस का एडवांस था, और होमो इरेक्टस होमो हैबिलस का एडवांस एडवांस ह्यूमन था। तो उनमें जो एडवांस जो चीज़ें दिख रही हैं वो उनके इंटेलिजेंस को ही दिखा रही हैं कि कैसे इंटेलिजेंस इवॉल्व होता चला गया, जिसकी वजह से होमो हेबिलस से होमो सेपियंस तक हम आए। हमारा सफ़र कितना लंबा रहा है। ठीक है, ये रहा कि बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस कैसे इवॉल्व हुई है। ठीक है, इंटेलिजेंस इवॉल्व होने की ही देन है कि हम होमो सेपियंस तक का सफ़र तय कर पाए हैं, नहीं तो होमो हैबिलस या होमो इरेक्टस तक टिके रहते। इसमें बहुत सारे रिसर्च पेपर हुए हैं, आप पढ़ना होगा तो गूगल करके होमो इरेक्टस होमो हैबिलस के बारे में पढ़ सकते हैं, होमो सेपियंस के भी बारे में कि कैसे सफ़र लंबा रहा। ठीक है, अब हमें ये पढ़ना है कि इंटेलिजेंस के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। अभी मैं इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल और केवल इंटेलिजेंस पे बात हो रही है कि इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटेलिजेंस कैसे इवॉल्व हुआ है, और इंटेलिजेंस के टाइप्स क्या हैं, जो अभी हम पढ़ेंगे। पहला तो यही है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है। ठीक है, उदाहरण समझेंगे। इंटेलिजेंस समझ में आई थी, बस उसी को मैंने इंटेलिजेंस बताया था, अब उसी को जानवरों पे, इंसानों पे, पंछियों पे, मछलियों पे, सब पे अप्लाई करेंगे उसी को चीज़ को। तो यहाँ एग्जांपल लेंगे कि मान लीजिए जब कोई बच्चा पहली हल करता है, ठीक है, या नई भाषा सीखता है, तो वो अपनी सोच याददाश्त का इस्तेमाल करता है। जैसे जब कोई किसान नया तरीका सोचकर फसल उगाता है तो ये उसकी बुद्धिमत्ता दिखाती है। ठीक है, ह्यूमन इंटेलिजेंस बोलते हैं इसको। नई चीज़ इनोवेट कर रहे हैं, ठीक है, कोई पहेली है, पजल है, कोई मैथ का क्वेश्चन उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आपकी एनालिटिकल पावर, आपका रीजनिंग माइंड, सारी चीज़ें लग रही है उस पर, तो ये क्या है, आपका इंटेलिजेंस है। ये ह्यूमन इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं। ठीक है, तो एक रिसर्च पेपर है ह्यूमन इंटेलिजेंस पे, एक रिसर्च पेपर है, और रिसर्च पेपर का नाम है ह्यूमन इंटेलिजेंस नेचर एंड नर्चर। ठीक है, अगर आपको इसको पढ़ना होगा तो एक 1997 में पब्लिश हुआ था, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। शोध पत्र का नाम डालेंगे नेट पे मिल जाएगा तुरंत। ठीक है, इसमें है क्या, इसमें ये बताया गया कि इंसान की बुद्धिमत्ता जो है आनुवांशिक और शिक्षा दोनों से विकसित होती है। इंसान सीख सकता है, सोच सकता है और नई चीज़ें बना सकता है। इसमें अच्छे से इस रिसर्च पेपर में बात करी गई। अगर आपको पढ़ना होगा तो इसके बारे में ये रिसर्च पेपर का नाम टाइप करिए, टाइम फ्रेम टाइप करेंगे तो दिखने लगेगा, नेट पे आ जाएगा। रिसर्च पेपर का नाम है ह्यूमन इंटेलिजेंस नेचर एंड नर्चर। दूसरा है एनिमल इंटेलिजेंस। ठीक है, एनिमल इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस को ही एनिमल पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। एक बंदर है, ठीक है, एक बंदर है, एक डंडे जो है वो डंडे से, बंदर ने एक डंडा उठाकर पेड़ से दूर पड़े केले के तक पहुंचा लिया। यह दिखाता है कि जानवर सोच सकते हैं और समस्या हल कर सकते हैं। मतलब ये है कि बंदर है, डंडा लिया हुआ है, केला दूर है, ठीक है, अब उसका हाथ नहीं जा रहा है, तो उसने क्या किया, एक डंडा उठाया और केले पे जोर जोर से मारने लगा, वो कि टूट के नीचे गिर जाए। ठीक है, नीचे है, केला ऊपर है, और वो डंडे से उठा के उसको मार रहा है कि केला टूट के नीचे आए। ठीक है, तो ये दिखाता है कि एनिमल्स में भी इंटेलिजेंस होती है। आपने जानवरों को देखा होगा, कुत्ते को देखा होगा, जब आप उसको डंडे से पुचकारते हैं तो अपनी पूंछ हिलाते हुए आपके पास आ जाएगा, समझ जाता है कि इससे मुझे खतरा नहीं है, कुछ तो देगा खाने पीने को। ठीक है, तो वो पूछ रहे थे। अब जैसे आप अपना एक्सप्रेशन जो गुस्से वाला बनाते हैं, तो गुस्से में समझ जाता है कि गुस्से में लगा मारेगा, तो पीछे भागता है। क्या दिखाता है ये, उसके अंदर इंटेलिजेंस ही तो है उसकी, कि उसको डर, आपसे खतरा महसूस हो रहा है, वो आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से उसके दिमाग में संकेत जा रहा है कि मार देगा, खतरा है, हट जाओ यहाँ से, तो इसकी इंटेलिजेंस दिखा रही है। ठीक है, तो ये बंदरों वाला जो मैंने एग्जांपल दिया कि बंदर ने पेड़ से डंडा मार के केला तोड़ने की कोशिश की है, तो सन 2000 में एक प्रोफेसर थे डग सटेन, इनका नाम है डग सटेन, इन्होंने बंदरों का एक समूह पर अध्ययन किया था। ठीक है, वो डंडे से ये समझने के लिए कि क्या एनिमल में इंटेलिजेंस होती है कि नहीं, उसके लिए अध्ययन किया था सन 2000 में प्रोफेसर डग सटेन ने। ठीक है, तो उन्होंने ये
रिसर्च पेपर पब्लिश की कि हाँ ये जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, रिसर्च पेपर का नाम है एनिमल इंटेलिजेंस फ्रॉम इंडिविजुअल टू सोशल कॉग्निशन। ठीक है, 2010 में पब्लिश हुआ था। अगर इसके बारे में पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। अब तीसरा है पौधों की बुद्धिमत्ता, प्लांट इंटेलिजेंस। ठीक है, अब लोग बोलेंगे कि क्या पेड़ों में भी इंटेलिजेंस होती है? तो हाँ होती है, इस पे भी रिसर्च पेपर है बहुत सारे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपने सूरजमुखी का फूल देखा होगा, ठंड के मौसम में लगता है ना। सूरजमुखी की होता क्या है कि जब सूरज की रोशनी की दिशा में सूरजमुखी अपना घुमा लेते हैं चेहरा, फूल अपना वो होता है ना, लोग बोलते हैं कि जब सूरज जिस तरफ रहता है और सूरजमुखी का फूल उसी तरफ घूम जाता है। ठीक है, और जब पानी आपने रेगिस्तान देखा होगा, रेगिस्तान में बहुत सारे ऐसे कटीले होते हैं, पौधे होते हैं जो पानी के लिए अपनी जड़ें लंबी कर देते हैं, नीचे जमीन तक ले जाते हैं, अंदर तक धंसाते कि पानी मिल सके उनको। ठीक है, ऐसा होता है बहुत जगह, हर जगह की डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि हर जगह पेड़ पौधों की कोई ना कोई किस्म ऐसी दिखती है। आपने सदाबहार वन के बारे में सुना होगा, डेंस फॉरेस्ट के बारे में। आपने ये भी पढ़ा होगा भूगोल या पर्यावरण इन्वायरमेंट में कि जहाँ पे जो इक्वेटोरियल है, जीरो से 30 डिग्री या 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में जो इक्वेटोरियल पार्ट है, वहाँ पे बहुत सारे सदाबहार वन पाए जाते हैं। और उनमें सबसे ये कंपटीशन लगा रहता है कि सूरज की रोशनी कौन पाएगा, उसी के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। अमेजोन का जंगल याद है आपको, इसमें आपको दिखेगा 5 लेयर के बारे में पढ़ते हैं आप कि छोटा है, कौन कैनोपी बनता है, एक बड़े वृक्ष होंगे, फिर उससे छोटे होंगे, फिर उससे छोटे होंगे, फिर उससे छोटे होंगे, क्योंकि इनमें होड़ लगी रहती है सूरज की रोशनी को पाने के लिए, इसलिए वो लंबे लंबे दिखते हैं। ठीक है, तो इससे ये दिखाता है कि पौधों में भी इंटेलिजेंस होती है। अब मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इसमें एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुई है। एक साइकोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर मोंका नाम है उनका, डॉक्टर मोंका। उन्होंने एक रिसर्च बुक पब्लिश करी थी, अपनी रिसर्च की थी, उसको बुक का फॉर्म दे दिया। ठीक है, उन्होंने उसमें लिखा था मतलब उस बुक का नाम था कि प्लांट इंटेलिजेंस एंड इमेजिनल रिल्म, 2012 में था। इसमें बताया गया कि पौधे भी अपने वातावरण की जानकारी लेते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं, जैसे सोचने समझने जैसा व्यवहार। आपने छुई मुई का पौधा जानते हैं ना, छुई मुई छुआ तो मुरझा जाती है, फिर आप हट जाते हैं उस इलाके से, तो कंफर्टेबल फील करती है, तो फिर फैल जाती है ऐसे। तो ये क्या था, ये प्लांट इंटेलिजेंस का उदाहरण है। ये सारी चीज़ें उनमें भी इंटेलिजेंस होती है। अब चौथा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या मशीन बुद्धिमत्ता। आपने गूगल असिस्टेंट सीरी से बात करते हैं इस तरीके से, आपका गूगल एआई होता है ना, वो टॉकिंग एआई, जिससे आप बात करते हैं तो आपके सवालों का जवाब देता है, तो ये मशीन की बुद्धिमत्ता है। या कंप्यूटर प्रोग्राम जो है इंसानी भाषा समझकर काम करता है। ये तो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। इस पे भी रिसर्च पेपर पब्लिश हुई है, एक नाम है उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ मॉडर्न अप्रोच। और इसका रिसर्च करने वाले हैं रसेल और नॉर्विंग। 2020 में इसमें ये पब्लिश हुई थी रिसर्च पेपर। इसमें बताया गया कि कैसे मशीनें जो है डेटा सीखती हैं, डेटा से सीखती हैं, निर्णय लेती हैं और काम करती हैं। समझ में आया कि इंटेलिजेंस कितने टाइप के हो रहे हैं। इंटेलिजेंस वर्ड अभी तो मैंने बस केवल 4 रेफरेंस दिए ना, कि 4 होते हैं, जानवरों में होते हैं, पौधों में होते हैं, ह्यूमन में तो होते ही हैं, मशीनों में कैसे होते हैं। इसमें बहुत चीज़ों पे अप्लाई कर सकते हैं, पक्षियों में कैसे होते हैं। ठीक है, अब हमें ये समझना है, अभी इंटेलिजेंस ही चलेगा आज पूरा का पूरा दिन, इंटेलिजेंस ही चलने वाला है कि इंटेलिजेंस क्या होता है, क्या नहीं होता है, सब कैसे इवॉल्व हुआ, उस पर बात हो गई। अब हमें ये समझना है कि एक है एल्फ्रेड बिनेट, एक साइकोलॉजिस्ट है एल्फ्रेड बिनेट। तो ये बोलते हैं, इन्होंने एक थ्योरी दी है, 1 फैक्टर इंटेलिजेंस या यूनिफैक्टर इंटेलिजेंस, दोनों को एक ही नाम से, एक ही चीज़ को 2 नाम से बुलाते हैं, 1 फैक्टर इंटेलिजेंस या यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इन्होंने थ्योरी दी थी इस पर। ठीक है, अब अल्फ्रेड बिनेट कौन है?
तो अल्फ्रेड बिनेट जो है एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था, जिसे आज भी, जिसे आप लोग आईक्यू टेस्ट करते हैं ना नेट पे, इंटरनेट पे आईक्यू टेस्ट, सीक्यू टेस्ट, ये बस इस बोल सकते हैं कि ये उसकी शुरुआत इन्होंने करी थी। ठीक है, अल्फ्रेड बिनेट ने। तो अब ये वन फैक्टर इंटेलिजेंस या यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार जो है हर व्यक्ति की बुद्धिमत्ता जो है, इंटेलिजेंस, एक ही सामान्य शक्ति या ऊर्जा से आती है, जनरल पावर। अब मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि अगर कोई बच्चा गणित में अच्छा है तो वही सामान्य बुद्धि उसकी भाषा, विज्ञान या खेल में भी मदद करेगी, एक पर्टिकुलर चीज से। अब इसी में जी फैक्टर, एस फैक्टर भी समझेंगे। मतलब एक ही कॉमन फैक्टर सभी मानसिक कार्यों के पीछे होता है, ठीक है, जिसे जी फैक्टर कहते हैं। मस्तिष्क में एक जी फैक्टर होता है आपके, एक अभी जैसे बताया कि वन फैक्टर इंटेलिजेंस या यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहता है कि एक व्यक्ति की बुद्धिमत्ता एक ही सामान्य शक्ति या ऊर्जा से आती है, जिसे जी फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। और वही जी फैक्टर आपके दिमाग का एक हिस्सा है, वही जी फैक्टर आपकी भाषा, विज्ञान, गणित सॉल्व करना, मतलब वो मल्टीपल काम एक अकेले एक व्यक्ति कर रहा है, या जी फैक्टर सॉल्व कर ले रहा है, सॉल्व कर रहा है आपके दिमाग का जो जी फैक्टर है, ठीक है। एक और साइकोलॉजिस्ट थे, स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने कहा था कि हर काम में दो तरह के फैक्टर होते हैं, जी फैक्टर और एस फैक्टर। लेकिन अभी हम इसको समझेंगे जी फैक्टर, एस फैक्टर पूरा डिटेल में, ठीक है। तो जी फैक्टर को जनरल, जी फैक्टर मतलब जनरल फैक्टर, ठीक है। यह सामान्य बुद्धि, जी फैक्टर मतलब यह सामान्य बुद्धि है जो हर मानसिक कार्य में काम आती है। इस पे एस फैक्टर पे अभी बात करेंगे। जी फैक्टर क्या है? जो आप रोजमर्रा की चीज़ें जो करते हैं, मैथ सॉल्व करते हैं, लोगों से बात करते हैं, कैसे लोगों को हैंडल करना है, ठीक है, ये रोजमर्रा में आपको ज़्यादातर यही काम आता है। ये अकेले कह सकते हैं कि 100-200 काम अकेले संभालता है। और इस अभी एस फैक्टर जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि एस फैक्टर केवल एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए होता है, जिसे स्पेसिफिक फैक्टर बोलते हैं, आपके दिमाग का वो हिस्सा होता है। तो जी फैक्टर में रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, जजमेंट, ये सारी चीज़ें आप निर्णय लेते हैं, आप जो है किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, आप रीजनिंग माइंड आपका कैसा है, अब रीजनिंग माइंड क्या है नहीं, ये सारी चीज़ें जी फैक्टर में आती हैं। और एस फैक्टर यानी स्पेसिफिक फैक्टर क्या कहता है? ये किसी विशेष काम के लिए होती है, या किसी कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर काम के लिए होती है। जैसे गणित सॉल्व कर रहे हैं, गणित का मैथ का सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग एक एस फैक्टर होता है। जैसे भाषा के लिए एस फैक्टर, भाषा के लिए अलग, गणित के लिए अलग, रीजनिंग के लिए अलग। कोई चीज़ कर रहे हैं उसके लिए एकदम पर्टिकुलर पिन पॉइंट अलग फैक्टर होता है, जिसे एस फैक्टर बोलते हैं, आपके दिमाग का हिस्सा होता है। और जी फैक्टर मैंने कहा क्या कि भाषा, गणित, रीजनिंग, ये सब वो अकेले जी फैक्टर संभाल लेता है। लेकिन अब कोई हैवी चीज़ आप सॉल्व कर रहे हैं, हैवी चीज़ मैथ में, हैवी चीज़ भाषा सीखने पे एकदम ज़बरदस्त जोर दिए हुए हैं, ठीक है, एक भाषा पर्टिकुलर सीख रहे हैं, तो वहाँ पे जी एस फैक्टर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा। और जी फैक्टर नॉर्मली आपके सामने इंग्लिश, छोटा मोटा इंग्लिश है, आपने देख लिया, चाइनीज़ है, थोड़ा बहुत देख ऐसे करके अपने नेट पे ट्रांसलेट करके पढ़ लिया, हल्का सा रीजनिंग वाला कोई क्वेश्चन है, आपने उसको सॉल्व किया, मैथ का हल्का क्वेश्चन सॉल्व किया, तो जी फैक्टर है, जो छोटी मोटी चीज़ों को सीधे सॉल्व करके आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब आप हैवी चीज़ों को करने पे उतारू होंगे, जैसे आप रीजनिंग पढ़ने में उतारू हुए, तो आप पूरा रीजनिंग में पीएचडी कर रहे हैं, रीजनिंग पढ़ना, तो वहाँ पे एस फैक्टर काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो जी फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा है, और आपको बहुत सारी चीज़ें जो है सीखते रहना है। जब आप कोई स्पेशलाइज्ड वर्क करेंगे तभी आपको एस फैक्टर पे एस फैक्टर जो है काम करता है, ठीक है। अब चार्ल्स स्पीयरमैन जो साइकोलॉजिस्ट थे, जिन पे बारे में बात करी हमने, उन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दी थी।
ये जो एस फैक्टर जी फैक्टर है, ये इन्होंने ही दी थी। नाम है चार्ल्स स्पियरमैन, साइकोलॉजिस्ट से ये, चार्ल्स स्पियरमैन। ये वन फैक्टर और यूनी फैक्टर तो अल्फ्रेड बिनेट ने दिया था, और जो टू फैक्टर है ये चार्ल्स स्पियरमैन ने दिया था थ्योरी। वही एस फैक्टर और जी फैक्टर जो मैंने बताया। जी फैक्टर जनरल इंटेलिजेंस होता है और एस फैक्टर स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होता है। ठीक है। जी फैक्टर मतलब जो सभी कामों में मदद करता है, सभी कामों में, आपके सोचने, समझने, सीखने और समस्या हल करने में एक सामान्य ताकत है। ठीक है। और एस फैक्टर तो एकदम स्पेसिफिक खास काम के लिए होता है, बिल्कुल। जी फैक्टर को हम जो है फंडामेंटल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। फंडामेंटल, आपकी मूलभूत बुद्धिमत्ता जो सभी जगह काम आती है, ये याद रखिएगा। एक और थ्योरी थी हार्वर्ड गार्डनर, इन्होंने मल्टीपल अप्रोच यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है। मल्टीपल फैक्टर अप्रोच बाय हार्वर्ड गार्डनर। इनका मतलब ये था कि इन्होंने जो थ्योरी दी है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है इंटेलिजेंस पे। ठीक है। तो हार्वर्ड गार्डनर कौन थे? सामान्य सी बात है, साइकोलॉजिस्ट ही होंगे। इस तरीके के दिमाग की बातें चल रही हैं, इंटेलिजेंस का सीधा सीधा मतलब दिमाग से ही है। तो इन्होंने ये बोला कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक तरह की नहीं होती है। मतलब ये मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बोलती है कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक तरह की नहीं होती है, बल्कि कई अलग अलग प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है। उनकी सोच को मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बोलते हैं। ठीक है। उन्होंने बताया भी कौन कौन से इंटेलिजेंस होते हैं। उन्होंने कहा कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होता है पहला, मतलब भाषाई बुद्धिमत्ता, भाषा को समझना, बोलना, लिखना, ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। किसके पास होता है? जर्नलिस्ट के पास होता है, जो राइटर होते हैं उनके पास होता है। तो कहते हैं वो जो है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में उनका दिमाग ज़्यादा तेज चलता है। स्पेसिफिक जर्नलिस्ट और लेखकों के लिए ज़्यादा होता है राइटर, क्योंकि इनोवेटिव चीज़ें उनको समझनी रहती है, भाषा पर पकड़ चाहिए लिखने के लिए। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के बारे में इन्होंने बोला। और दूसरा बताया कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होता है, गणितीय तार्किक बुद्धिमत्ता। क्या होता है इसमें? मतलब यह है कि इसमें गणित, तर्क, समस्या सुलझाने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये किन लोगों के लिए होता है? ये वैज्ञानिक, साइंटिस्ट और इंजीनियर के लिए बोला उन्होंने कि साइंटिस्ट और इंजीनियर के पास ये ज़्यादा होता है जो इस फील्ड में है। ठीक है। जैसे एआई से प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए इंजीनियर्स को गणितीय बुद्धिमत्ता की ज़रूरत होती है, कोड जानना होता है उनको। तीसरा है विजुअल स्पाशियल इंटेलिजेंस, दृश्य स्थानिक बुद्धिमत्ता। मतलब क्या है? जैसे तस्वीरें, नक्शे, डिज़ाइन समझना। ठीक है। ये किन के लिए होता है? ये बोलते हैं आर्किटेक्ट और पेंटर के लिए। जो पेंटर होते हैं, जो आर्किटेक्ट होते हैं, बिल्डिंग डिज़ाइन बनाने का काम, ये जो नक्शे समझना हुआ, तो ये विजुअल स्पाशियल इंटेलिजेंस उनमें ज़्यादा होता है। जैसे मेटावर्स में नए आभासी शहर डिज़ाइन करने वाले आर्किटेक्ट को इस बुद्धिमत्ता की ज़रूरत होती है। मेटावर्स आपने ये सुना होगा कि एक जैसे फिजिकल वर्ल्ड है, वैसे ही एक डिजिटल वर्ल्ड बना दिया जाता है। उसमें आप उसमें जो है लॉग इन करके लॉग आउट हो सकते हैं। शंकराचार्य का जो दर्शन है ना, बिल्कुल वैसा ही है मेटावर्स। चौथा इंटेलिजेंस बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यानी शारीरिक कायिक बुद्धिमत्ता। मतलब क्या है? मतलब शरीर का सही इस्तेमाल, नृत्य, खेल, जिसमें बॉडी का बहुत ज़्यादा, बॉडी को किस तरीके से किस एंगल पे मूवमेंट करना है उसके बारे में। तो ये इनमें कौन लोग आते हैं? जो प्लेयर होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, जो डांसर होते हैं। डांसर लोग को देखा ही है कि अपने बॉडी के हाव भाव से अपनी भावनाएं व्यक्त करने की कोशिश करना। डांस का तो फॉर्म यही है, गाना बज रहा है कोई और उस पर डांस हो रहा है, तो जैसा जैसा डांस हो रहा है उस तरीके से, जैसे जैसा गाना बज रहा है उस तरीके से मूवमेंट, बॉडी की मूवमेंट हो रही है। तो इसके लिए भी तो इंटेलिजेंस चाहिए। तो वही बोला जा रहा है कि बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के बारे में बात करी उन्होंने। पांचवा क्या बताया? पांचवा बताया म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीत सुनना, समझना, बनाना। ठीक है। तो ये इसमें क्या आते हैं? संगीतकार आते हैं, गायक आते हैं इस कैटेगरी में। और छठा क्या बताया इन्होंने इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करी, यानी मध्यस्थात्मक बुद्धिमत्ता। मतलब क्या है?
जो दूसरों की विचार या और भावनाओं को समझते हैं। ठीक है, इसमें कौन आते हैं? नेता हो गए, शिक्षक हो गए, काउंसलर हो गए। तो ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। छठी छठा है, और सॉरी सातवां है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, यानी आत्म अवलोकनात्मक बुद्धिमत्ता। मतलब क्या है? मतलब कि खुद को समझना, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। ठीक है, इसमें कौन आते हैं? योग गुरु आते हैं, फिलोसफर आते हैं, उनके पास इस तरह की इंटेलिजेंस होती है। फिर आठवां उन्होंने बताया नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस मतलब प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। मतलब क्या है? इसमें प्रकृति, जानवरों, पौधों को समझना होता है। ठीक है, तो इसमें कौन आते हैं? किसान आते हैं, पर्यावरणविद आते हैं, जो पर्यावरण के जगह से जानकार होते हैं वो लोग आते हैं, और फार्मर्स आते हैं क्योंकि उन्होंने प्रकृति से जुड़ के बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो उनमें संवेदनाएं होती हैं कि प्रकृति के साथ कैसे काम बर्ताव उनके साथ करना चाहिए। ठीक है, तो ये हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की उन्होंने थ्योरी इंटेलिजेंस के बारे में बात करी। तो उनकी थ्योरी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की। जो इंटेलिजेंस होती है कोई एक प्रकार की नहीं होती, बहुत तरह की होती है। उन्होंने तो केवल 8 ये स्पेसिफाई किया है, ये होती हैं, इसमें अधिकांश लोग आ जाते हैं नॉर्मली। लेकिन मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का मतलब ये है कि इसमें और भी चीज़ें ऐड हो सकती हैं। अगर नई कैटेगरी बनती है तो इसमें ये एक्सपेंड कर सकते हैं इस थ्योरी को। तो ये 8 प्रकार की थ्योरी बताई उन्होंने, सॉरी इंटेलिजेंस बताया। लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, विजुअल स्पाशियल, बॉडली काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, ये इनके बारे में बात करी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये इंटेलिजेंस ही चल रहा है, अभी इमोशनल इंटेलिजेंस पे हम आए नहीं हैं। जब इमोशनल इंटेलिजेंस पे आएंगे तो समझेंगे इमोशंस क्या होते हैं। अभी इंटेलिजेंस समझना है, फिर समझेंगे इमोशंस क्या होते हैं, फिर दोनों को मर्ज करेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। ठीक है, क्योंकि दायरा बहुत बड़ा है, विस्तार से समझने की ज़रूरत है इसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गीता आईएएस। बाकी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी इसमें।